जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 के चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें एक चर रहेगा और वो क्या बनेगा, रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि चर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समीकरण क्या कहलाता है, उसके बाद समीकरण के बाद देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। रैखिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होता है। जो चर होता है वैसी संख्या जिनका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। जैसे x y z है, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। हम प्रश्न के अनुसार इसका मान कुछ भी आ सकता है, हम उसे चर कहते हैं। जैसे ये जो चर होता है ये बदलने वाली संख्या होती है। जैसे में आप एक लॉरी है, एक लॉरी है, तो एक लॉरी को जो खींचा जाता है तो इसमें कुछ बल लगेगा, बल लगेगा तो कुछ ये दूरियां तय करेगी, ठीक, और कुछ समय लगेगा, लेकिन जो इसका द्रव्यमान रहेगा, जो द्रव्यमान वो ज्यों के त्यों क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो उसी के अनुसार एक चर होता है और एक होता है अचर। एक चर होता है और एक होता है अचर। तो अचर जो होता है, कांस्टेंट जो वैल्यू होता है, वो कभी बदलता नहीं है, और जो चर जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो वैसी संख्या जिनका मान हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है उसको हम कहते हैं चर संख्या, ठीक। अब उसके बाद आ जाइए समीकरण। तो दो राशियों के बीच जो दो राशियों के बीच जो होता है एक उचित संबंध दिया रहता है। जैसे हम देखेंगे हम यहां पर देखेंगे कि दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले जो कथन होंगे उसी को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक। अब आ जाइए कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें जो चर है, चर का जो पावर होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक होगा। जैसे ये x है, तो x के पावर कितना, l, तो l का जो ये पावर कहलाता है और ये कहलाता है बेस। मतलब ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, घात। तो वैसी समीकरण जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा, घात होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कैसे, तो जैसे ये x है, x के पावर एक रहना चाहिए, ठीक। तो ये समीकरण कैसे बनेगा, तो दो राशियों के बीच एक समानता दर्शाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम 2x + 1 इक्वल टू कितना, 3 लिख दिए। यहाँ पर दो राशि देखिए और इनके बीच कुछ समानताएं दिखा दी। क्या समानताएं देखिए, जो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। क्या है, इसके बराबर है। तो दो राशियों के बीच क्या है, एक समानता दिखा दी, तो इसी को क्या कहते हैं, समीकरण। तो दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले जो कथन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। और रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर का जो चर है उसका जो पावर होगा सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो देखिए उसी के अनुसार आपका जो पहला चैप्टर का ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो वेरिएबल जो दिया है इसका वैल्यू पावर कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, एक दिया है। तो वैसा कथन जिसमें चर का जो पावर होगा सिर्फ और सिर्फ एक होगा, अधिकतम पावर का मान कितना होगा, एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, उसी को हम कहेंगे रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण का है, लेकिन एक चर है तो एक चर वाला, अगर दो चर होगा तो दो चर वाला। जैसे हम लिख दिए x + y इक्वल टू कितना, 3, तो इसमें देखो दो चर होगा, तो ये दो चर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी रैखिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये दोनों का जो पावर है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो
इसलिए हम कहेंगे इसको रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए तो इस रैखिक समीकरण में दो राशियों के बीच एक समानता दर्शाएगा। तो इसमें देखिए एक बीच में जो बराबर का जो साइन रहेगा, तो बराबर के इस साइड और इस साइड वाले को क्या कहते थे? इस वाले को कहते हैं बायां पक्ष, इस वाले को कहते हैं बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष कहते हैं मतलब कि ये LHS और इसको बोलते हैं RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपका जो बाएं साइड का जो कथन है और ये दाएं साइड का जो कथन है, ठीक, ये जो बाएं साइड का है अगर उस तरफ जाएगा, कभी भी उस तरफ जाएगा, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। उल्टा काम होगा, जैसे ही अपना स्थान चेंज करेगा वो उल्टा काम करेगा। यहाँ पर इस कभी भी समीकरण का जब बात आएगा, समीकरण का बात जब आएगा तो उसमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि बराबर के इस तरफ से उस तरफ जैसे ही इसका स्थान हम परिवर्तन करेंगे वो उल्टा काम करेगा। उल्टा काम बोले तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में। देखिए कैसे, यहां पर अगर ये मल्टीप्लाई में है, गुना में, यहाँ पर गुना का साइन छिपा रहता है। ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं दिया है तो समझ लेना कि यहाँ पर गुना का साइन जो है, मल्टीप्लाई के साइन जो है छिपा हुआ है। अगर ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कैसे? तो ये x माइनस 3 हो गया। ये यहाँ पर गुना में है, इसको भगाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा? भागा में चला जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि समीकरण में जब भी हम समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा बायां पक्ष से अगर दायां पक्ष में जाएगा या दायां पक्ष से बायां पक्ष में आएगा, LHS से RHS में जाएगा या RHS से LHS में आएगा तो उल्टा काम करेगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो क्या हो गया? ये डायरेक्ट ये क्या हो गया? भागा में। तो गुना में था तो क्या हो गया? भागा में। अगर यहाँ पर भागा में रहता तो इधर जाता तो गुना में हो जाता। जैसे यहाँ पर इसी को हम ऐसे लिखते हैं 2/3 x माइनस 3 इक्वल टू 15, ऐसे लिख दी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो है क्या है? भागा में, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में जाएगा। देखिए कैसे, 2 यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 15 गुना कितना हो जाएगा? 3, और ये गुना में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? भागा में। इस तरह से समीकरण को हल करने का सीखना है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो समीकरण नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। इसमें क्या है कि एक वेरिएबल दिया है तो एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल रहेगा तो एक इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा तो दो इक्वेशन रहेगा। अगर दो वेरिएबल दिया है, एक ही इक्वेशन दिया है तो उस वेरिएबल का वैल्यू हम कभी निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, एक वेरिएबल दिया है, एक इक्वेशन दिया है तो हम वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं? तो ये 3 था गुना में, इधर भेज दिए कितना? भागा में। तब इसको हम यहाँ से घटा सकते हैं, कितना हो जाएगा? 5। ये क्या बच गया? x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए ये है यहाँ पर माइनस में, देखिए ये माइनस में है। कोई भी अंक जो रहता है इसके बाएं साइड में इसका साइन छिपा रहता है। अगर 3 है, कुछ नहीं तो समझ लेना कि ये प्लस है, ये प्लस का साइन छिपा रहता है और माइनस का साइन इसका दिया रहता है। तो देखिए ये माइनस है तो माइनस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ 3 का है, x पर नहीं है, x का अधिकार माइनस पर नहीं है। ये माइनस का साइन 3 के लिए है। ठीक, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 8। मतलब कि आपका जो वेरिएबल था, यहाँ पर जो चर था, इसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ सर दूसरा नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? ये माइनस में, इधर इसको धक्का देकर भगाएंगे उस तरफ, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये x/2 हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तब 15 के साथ कितना हो जाएगा? 22, और ये कितना हो जाएगा? x/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भागा में है तो मैंने क्या बोला? उधर जाएगा तो उल्टा काम करेगा। ये भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 गुना कितना हो जाएगा? 2।
ये यहाँ पर भागा में था, यहाँ गया तो कितना हो गया गुना में, तो x का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस में, तो मैंने क्या बोला कि इसको जैसे ही हम भगाएंगे, ये अपने घर से जब भागेगा तो इस तरह के उल्टा काम करेगा। सच में जब कोई भी छोटा बच्चा को घर से अगर भगा दीजिएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा रूठ कर कभी भी, तो क्या गलत संगति में पड़ जाता है, मतलब उल्टा काम करने लगता है, उसको आगे पीछे समझाने में कोई जरूरत है। उसी तरह से यहाँ पर काम करता है, जैसे हम इसको अपने घर से दूसरी तरफ भगाएंगे तो उल्टा काम करेगा, ये प्लस में है तो उधर माइनस में काम करेगा। ये -2x बाई कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना होगा 8, ये माइनस प्लस में था तो इधर कितना हो गया माइनस में, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये -2x है बट्टा में कितना है 7। ठीक है, तो ये 7 यहाँ पर कितना भागा में, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा गुना में, गुना हो जाएगा तो 7 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा 7। ये 7 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहले से यहाँ पर था इसलिए हम अच्छा लगने के लिए पहले लिख दिए, ये बाद में आया तो ये बाद में जाएगा। चलिए तो अब कितना हो जाएगा, ये क्या है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 × 7 और ये आ जाएगा -2, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, नीचे है तो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 7 का 21, कितना हो जाएगा 21, तो x का जो आपका मान आया कितना आ गया -21। 3 नंबर क्वेश्चन है। अब 4 नंबर में जी ध्यान से देखिएगा, ये 7 है तो कुछ नहीं तो क्या ये प्लस में, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है प्लस है, और ये माइनस का अधिकार ये इस पर है। मैंने अभी बोला कि कोई भी अंक जो रहेगा उसके जो बाएं तरफ रहेगा उसका साइन छिपा हुआ रहता है, प्लस और माइनस में ये साइन दिया रहता है। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा -3x इसको ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। ये गुना में है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन छिपा हुआ रहता है। अगर कहीं 3y दे दिया तो इसका मतलब कि 3 गुना y है, यहाँ पर क्या है 3 गुना y है। कहीं पर भी अगर 4z दे दिया इसका मतलब 4 गुना क्या है ये z है। इस तरह से ये दिया रहता है, गुना का मल्टीप्लाई के साइन छिपा रहता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम भगाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये गुना में तो भागा में हो जाएगा 11 बटा में कितना हो जाएगा -3, अभी कटेगा नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से 5वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए। अगर आपको इसमें तकलीफ कुछ दिख रहा है कि आपको लगेगा अरे ये तो कैसा मैथ है, इसका तो चेहरा ही कुछ अलग है, तो नहीं इसके जैसा आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पलट देते हैं, ये 40 - 3x ऐसे लिख देते हैं और इसको 18, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, मैंने बोला कि इसका प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा -3x = 18 माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए -3x है और ये घटेगा, देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कभी भी छोटा में से अगर बड़ा वैल्यू को घटाएंगे तो हमेशा माइनस में आएगा, हमेशा क्या होगा माइनस में। ये छोटा है और बड़े को घटा रहा है तो आंसर जो है यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा -22। अब इसको इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा x = यहाँ पर ये गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में -22 बाई कितना -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 22 बाई कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा ये क्या है प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, -9y = 11 - 25 बाई कितना हो जाएगा 6। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये 1 से इसमें जब डिवाइड होगा तो 6 टाइम्स में कटेगा, तो जितना टाइम्स में कटता है उतना ही टाइम्स में इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 11 × 6 कितना हो जाएगा 66 माइनस, और ये तो 1 बार में कटेगा, इससे जब भाग देंगे इसमें तो 1 बार में कटेगा, तो 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना है -9y है। अब देखिए -9y = इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 41 बाई कितना हो जाएगा 6, 41 बाई कितना हो जाएगा 6,
अब इस ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 41/6 इंटू कितना हो जाएगा -9। अच्छा लगने के लिए -2 पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 14, ये y का वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। हो गया 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर यहाँ पर है, 7 नंबर के लिए जगह नहीं है तो हम ऊपर साफ करके बनाते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, आपके एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 7 नंबर। ध्यान रखिएगा 2.4 इक्वल टू x/2.5 -1 ऐसे है। तो ध्यान में रखिएगा कभी भी इसको, मैंने बोला देखिए ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है 5 के जैसे चेहरा बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर और इसको इधर पलट लेंगे। x/ कितना 2.5 -1 इक्वल टू कितना 2.4। ठीक, ये कितना है माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, x/2.5 इक्वल टू 2.4 + 1 हो गया। तो देखिए ये पॉइंट में दिया है, आपको कभी कभी क्या रहेगा इसको ऐड करने में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऐड जो होगा 2 में होगा कि 4 में है, कभी कभी ध्यान पर नहीं रहता। क्या करते हैं कि जो ये भी पॉइंट में दिए थे यहाँ पर भी पॉइंट देकर 0 दे देंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि 0 वाला इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो x/ कितना ये 2.5 है इक्वल टू कितना, ये जुटेगा तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो रफ में ऐसे जोड़ लेने का, ये 1 हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं है तो ये पहले वाला में जुटेगा, इसमें जुटेगा। ठीक, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 3.4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर ये भागा में तो इधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, x इक्वल टू 3.4 इंटू 2.5। ठीक है, इसे हो गया। अब देखिए गुना करने का सबसे आसान नियम, मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है, मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 20 की 0, नहीं तो डायरेक्ट पढ़िए 25 × 100 0 हासिल 10, 25 × 3 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इस तरह से 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना। अब देखिए 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट वहां, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट। इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एट नंबर जो क्वेश्चन है 3x + 10 इक्वल टू कितना 1 है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 1 - 10, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए छोटा में से कभी भी बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 9। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा में, कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में -3, ये हो जाएगा का आंसर। 8 नंबर हो गया। चलिए अब ये 9 नंबर को भी यहाँ पर बना लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ये 2 दिया है x + 11/4 इक्वल टू कितना 13। ठीक है, पहले ये क्या दिया है गुणा में, तो ये इधर भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11/4, ये 13 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2 - 11/4। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 माइनस, और इससे भागा देंगे 1 बार में कटेगा तो 1 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, 26 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, बट्टा में कितना आ जाएगा 4। ये हमारा जो है x का वैल्यू आ गया। ये आपका कितना हो गया आंसर, 9 नंबर हो गया। अब ये 10 नंबर को बना लेते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है
10 नंबर क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है x/3 प्लस माइनस 14/3 इक्वल टू 3/7। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस, जो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको ना उलझाने के लिए दिया है कि यहाँ पर प्लस भी है या माइनस भी है, तो क्या करेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस में रहता तो ये प्लस में हो जाता। ठीक, तो हम इसको यहीं पर साइन चेंज कर लेते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 14/3 इक्वल टू कितना 3/7। ठीक, अब ये जो है आपका माइनस में, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3/7 प्लस कितना 14/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 7 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, और 3 जितना बार में कटता है ऊपर वाले में गुना, तो 3 बार में कटा तो 3 से गुना, तो 3 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का 9। इससे इसमें भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो जितना बार में कटता है वो से गुना कर देते हैं, तो गुना हो जाएगा 14 से, तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा 98। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 107 बट्टा में कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर 1/3 है, 100 में कितना है 3। अब ये भागा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 107 गुना कितना हो जाएगा 3/21। ये कट जाएगा 7 बार में, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 107/7। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये कटेगा नहीं। अब ये आपका एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। 2.2 आगे के क्लास में चलते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज 2 जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो 2.2 में भी रैखिक समीकरण का ही चर्चा होगा, वो भी एक चर वाला, मतलब एक ही ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें एक ही चर रहे। ठीक है, चलिए तो 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, भाषा दिया है, उसको समीकरण के रूप में हमें बनाना है। जो क्वेश्चन आपको लिखा है लैंग्वेज के रूप में, उसको क्या करना है आपको समीकरण का रूप देना है, और उसके बाद हल करना है, और वेरिएबल का क्या है मान निकालना है। जो आपका चर दिया है उसका मान निकालना है, चर जो मानेंगे खुद से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, तो पहले कहा कि किसी संख्या, कौन संख्या है हमको पता नहीं, तो धीरे से मान लेते हैं कि माना कि संख्या x है, माना कि जो संख्या है वो x है, हमको पता नहीं है क्या है, वो x है। संख्या बराबर क्या है x है, मान लिए कि वो क्या है संख्या x है, हमको पता नहीं। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, मतलब कि इसको आधा करना है, क्या करना है आधा। जैसे जैसे बोलता है उसको आप मैथमेटिक्स के भाषा में लिखना है। जैसे बोला कि कोई संख्या है और उस संख्या का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 2 से भाग, आधा हिस्सा 2 का भाग, आधे में से घटाना है, तो घटाना है तो घटाओ का साइन। अब क्या बोला कितना घटाना है, तो घटाना है 1/4। तो बोल रहा है कि तो 1/8 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त जहां बोल दिया कि इतना हो जाएगा, वहां पर बराबर का साइन क्या हो जाएगा लग जाएगा, मतलब कि आपको इतना मिल जाएगा। कहने का मतलब कि अगर इसमें से 1/4 घटा देंगे तो 1/8 मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा कि मतलब कि जो ये x है, x का कोई ना कोई मान ऐसा होगा, निश्चित मान, जो यहाँ पर अगर हम रख देंगे और इसको घटा देंगे तो 1/8 क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यही कहता है कि जो चर ये है स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। इसका क्या मान होगा हमको पता नहीं, ये बदलेगा जरूर, कुछ ना कुछ बदलेगा। इसका क्या वैल्यू है पता नहीं, तो हम इसको सोल्यूशन करके हम इसको ज्ञात कर लेंगे। आगे कुछ नहीं करें, डायरेक्ट इतना ही करें, यदि किसी संख्या के आधी में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त
होता है तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या माना x, तो माना x का मान ज्ञात। चलिए मैंने अभी बताया कि जो एक LHS साइड है और एक RHS साइड है, ठीक। तो बाएं तरफ का दाएं तरफ में जाएगा तो अपना उल्टा काम करेगा। अगर माइनस में है तो प्लस का, प्लस में तो माइनस का। ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में। तो x/2 है कितना 1/8। अब प्लस कितना हो जाएगा 1/4, मतलब माइनस में है तो प्लस में चलेगा। एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ये दोनों का रफ में से निकाल लीजिएगा 8 और 4। आप पहले एलसीएम और बटे करके जोड़ घटाव ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर वो नहीं समझाएंगे। तो ये 8 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, मतलब कि नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देते हैं, एक बार में कटेगा। और जितना बार में कटता है सब गुना, तो 1 हो जाएगा प्लस। ये 2 बार में कटेगा तो 2 से गुना कितना हो जाएगा 2, और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा x/2। ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3/8। अब ये देखिए मैंने बोला कि भागा रहेगा तो उधर गुना हो जाएगा, तो सीधे पलट दीजिए 3/8 है तो यहाँ पर भेज दीजिए गुना में, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। कहने का मतलब कि अगर x के जगह पर 3/4 रख दे और इसको घटा दे 1/8, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा x का मान है। संख्या जो है क्या है, वो 3/4 है। आपको यही बोला है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपका मिल गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई और, इसको सीधा सरल भाषा में समझ लीजिए। अगर कोई दो व्यक्ति इस तरह से, ये 10 वर्ष के हैं और ये कितना है 5 वर्ष के, तो कोई पूछेगा ये 10 वर्ष के हैं ये 5 वर्ष के, तो इन दोनों के बीच के अंतर क्या है। अंतर क्या है, अंतर मतलब कि घटाओ, घटाने पर जो आंसर आएगा वही अंतर होता है। माने ये दोनों के बीच में अंतर मतलब कौन कितना बड़ा है, तो ये 10 है ये 5 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। मतलब कि अगर ये 5 है तो जरूर अगर इसके बीच का अंतर होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो 10 होगा। क्या होगा 10 होगा। उसी तरह से करा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, तो यहां पर सीधा मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर है, x मीटर है, मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। तो लंबाई अगर मान लीजिए x मीटर है तो हमेशा याद रखिएगा आयत का जो डायग्राम इस तरह से होता है, और आयत में जो लंबाई होता है, लंबाई मतलब लंबा मतलब कि बड़ा ही होगा। तो बड़े वाले कोई लंबाई कहते हैं, छोटा वाला क्या होता है, ये चौड़ाई होता है, ठीक। ये एल से डिनोट करते हैं इसको, और ये इसको बी से। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो अगर लंबाई x मान लिए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना होगा, तो चौड़ाई बराबर कह रहा है कि उसमें 5 का अंतर है, मतलब कि ये क्या है 5 छोटा है, तो कितना हो जाएगा x - 5 मीटर, x - 5 क्या हो जाएगा ये मीटर। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 का अंतर है, चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, और परिमिति जो है 110 मीटर है। परिमिति जो बोल रहा है, इसका जो परिमिति बोल रहा है, परिमिति 110 मीटर दिया है। परिमिति का मतलब हुआ आपका परिमाप, परिमिति का मतलब क्या हुआ परिमाप। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्षेत्रमिति की बात करता है आयत वर्ग वृत्त, ठीक, अगर परिमिति दिया तो आपको दिमाग में खटकना चाहिए कि परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सीधा यहाँ पे लिखिए आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया रहता तो हम क्षेत्रफल लिखते। आपके क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसी का फॉर्मूला सीधे लिख देना है, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना है, रख देना है, आपका मान आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप दिया है तो जहां परिमाप दिया है
वहीं पर वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 110 मीटर, ठीक है। 2 लंबाई का वैल्यू कितना है x, चौड़ाई का वैल्यू कितना है x माइनस 5। देखिए यहाँ पर गुना में है, ठीक, क्या है यहाँ पर भी मीटर हो गया, तो मीटर मीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मीटर छोड़ देते हैं, लास्ट में एक ही बार लिख लेंगे। ये 2 गुना में है तो यहाँ पर क्या देंगे भाग में 102 इक्वल टू, अब ये 2 x एक जाति का हो गया ना, तो ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना 5, तब ये भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 55, ये 2x माइनस कितना है 5, तो देखिए ये माइनस में तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 55 प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, मैंने बोला गुना में तो भागा में आ जाएगा, तो 60 बटा में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो गया x, ये कट जाएगा कितना बार में कटेगा 30, तो x का जो मान आया आपका 30, तो x का मान कितना है, ये लंबाई है तो बराबर कितना हो जाएगा 30, चौड़ाई कितना माने है तो x माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना है 30 माइनस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 25 मीटर, ठीक। तो देखिए जहां x है वहीं पर x का मान रखिए, तो x का मान आपका कितना है 30, तो 30 उसकी जगह पर रख दीजिए, सिंपल, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा, ठीक। सबसे आसान, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे समीकरण का रूप दे देना है। आपका समीकरण का जो रूप आया, देखिए जो रैखिक समीकरण, ये आपका जो है आपका एक रैखिक समीकरण का रूप आ गया, लैंग्वेज में दिया था, मैंने इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया, और जैसे ही रैखिक समीकरण के रूप में आया, हम यहाँ पे जो चर माने हैं वो चर का वैल्यू क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंग्वेज जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम लिख देंगे और सीधे क्या कर देंगे, उसके वेरिएबल का मान ज्ञात कर देंगे, और एक ही वेरिएबल इसमें आएगा, इसलिए कि चैप्टर नहीं कर रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपए है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा क्या था, ठीक है। शुरू में पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपए है। देखिए 1 किलो जो चीनी है, 1 केजी चीनी है, 1 केजी जो चीनी है आपका, 1 केजी बोला है ना, हाँ 1 केजी बोला है, 1 केजी जो चीनी है आपका, इसका मूल्य कितना है 32 रुपए, ठीक। लेकिन 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपए कब हुआ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, 25%, 25% बोले तो पहले जो था, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, 100% रहता है, पहले क्या था, ये अपने आप में 100% था, ठीक है, 100% था तो कुछ रुपए में मिलता होगा, 20 रुपया 25 रुपये या 10 रुपये में मिलता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट बोला है आप कि ये 100% पहले था, लेकिन अब इसमें 25% वृद्धि हो गई, मतलब कि इसमें 25% वृद्धि हो गई, मतलब कि अब ये क्या हो गया 125 हो गया, तो जैसे ही 125% हुआ 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया, तो 32 रुपया हो गया, तो कह रहा है कि पहले जो था चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था, प्रति केजी क्या था, तो देखिए यहां पर ये भी समझना कि प्रति केजी दिया है, तो मतलब कि केजी जो होगा नीचे होगा, तो मान लेते हैं, माना कि पहले चीनी का मूल्य बराबर कितना था 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये था, तो 100 रुपया था, लेकिन जैसे ही आपका 25% का वृद्धि हुआ, 25% का क्या हुआ वृद्धि, 25% वृद्धि के बाद 25% वृद्धि के बाद 25% वृद्धि के बाद, तो देखिए पहले कितना था x था, कितना था x था, लेकिन 25% वृद्धि हुई तो किस में हुई, x का 25 बटा कितना 100 इक्वल टू कितना आ गया 32 रुपया आ गया। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा,
पहले जो चीनी का मूल्य था 100 रुपया था, लेकिन इसमें अब 25% की वृद्धि हुई। जैसे ही 25% की वृद्धि हुई उसका मूल्य जो है 32 रुपया हो गया। पहले हो सकता था 28 रुपया होगा या 27 रुपया होगा या 20 रुपया ही था, लेकिन जैसे ही 25% की वृद्धि हुई उसका मूल्य क्या हो गया आपका 32 रुपया। तो पहले x था और कितना वृद्धि हो गया, तो वृद्धि तो जुड़ेंगे ना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो x प्लस x बटा कितना हो गया 4 इक्वल टू 32। अब यहाँ पर क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो गुना होगा 4 1 से भागा होगा 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुना कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू कितना हो गया 32, ये उधर जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू ये भागा में तो उधर कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, है जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भागा गुना में इधर भागा में हो जाएगा, 32 चौका कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना 5 से भागा दे दीजिए, 5 दूनी 10 50 25 5 6 30, ये इतना रुपया पहले था। पहले कितना था तो आपका 25.6 रुपया प्रति केजी, आपका कितना था प्रति केजी था। समझ में आया? यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कहा कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हुआ तब 32 रुपया हुआ वृद्धि के बाद। तो पहले अगर 100 रुपया था इसका मतलब वो 100% अपने आप में था, पहले 100 रुपया था और इसी में 25% वृद्धि हुआ, तो मान लीजिए जो वृद्धि होगा जुटेगा ना, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास पहले 5 रुपया था, किसी और व्यक्ति ने दे दिया कुछ रुपया दिया मुझे पता नहीं, और बोल दिया कोई अरे उसके पास 5 रुपया था पहले से, लेकिन अब उसके पास कितना है 12 रुपया है, उसके पास कितना है 12 रुपया, अरे तो उसके पास कौन कितना पैसा दिया, तो हमको पता नहीं कितना कौन दिया, 100 रुपया दिया, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे प्लस है तो उधर माइनस है, तो x बराबर कितना 12 माइनस 5 इक्वल टू कितना 7 रुपया। मतलब कि उसको 7 रुपया वृद्धि हुई थी तब वो कितना हो गया 12 रुपया हुआ था। मतलब कि उसको 5 रुपया पहले था उसमें 7 रुपया की वृद्धि हुआ तब 12 रुपया हुआ था। ठीक उसी तरह से 100 रुपया था लेकिन 25% था, परसेंट का मतलब क्या हुआ था, ये परसेंट को जैसे ही ये साइन को हटाएंगे ये बट्टा में क्या आ जाता है 100, जैसे ये 25% है तो ये साइन जैसे ही हटाएंगे ये बट्टा में क्या है 100 आ जाता है, ये 100 को डिनोट करता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1 बट्टा में 100, याद रखिएगा इस साइन का वैल्यू जो होता है 1 बट्टा में 100 होता है। ठीक तो मैंने लिख दिया पहले x था तो x का बोला है कि 25% वृद्धि, मतलब कि उसमें 25% x का 25% था, का मतलब गुना 25%, तो इतना वृद्धि हुआ, इस तरह से मैंने लिख दिया। और इक्वेशन का रूप ये था आपका, जो इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन का रूप ये था। ठीक है चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 10 क्वेश्चन है, आराम से निपट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य जो है कितना है 60 रुपए है। एक सस्ती कलम है एक महंगी कलम है। ठीक है देखिए आपको सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिखना है। कुल कलम कितना है, कुल कलम जो है आपके पास 35 कुल कलमों की संख्या 35 है। इसमें जो है एक सस्ती है एक महंगी है, ठीक है एक सस्ती है या महंगी, लेकिन हमको पता नहीं है कि सस्ती कितनी है और महंगी कितनी है। सस्ती पेन की संख्या कितनी है और महंगी पेन की संख्या कितनी है हमको पता नहीं है। और इसका कुल मूल्य जो है कुल मूल्य 35 कलम का
35 कलम का कुल मूल्य जो दिया है आपका 60 रुपये। पहले इतना डाटा जरूर लिखें, डाटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा जो जो दिया है उसको आराम से लिखिए। इसमें क्या बोला कि आपके पास 35 कलम है, उसमें कुछ सस्ती है कुछ महंगी है, और टोटल जो 35 कलम है इसको मिलाकर आपने 60 रुपए में खरीदा, दोनों मिलाकर सस्ती और महंगी दोनों। तो यहां पर मान लेते सबसे पहले माना कि सस्ती कलम की संख्या बराबर कितना है x, तो महंगी कलम कितना हो जाएगा, महंगी कलम की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल में से घटा देंगे 35 माइनस x, ठीक है। टोटल में से घटाएंगे ना तभी ना पता चलेगा। मान लीजिए कि आपके पास 35 को था, इसमें से 5 को किसी और को दिए, तो कैसे पता चलेगा कि कितना पर, तो 35 में से 5 घटा देंगे 30। तो उसी तरह से x तो सस्ती था तो महंगी कितना हो जाएगा 35 माइनस x। अब यहाँ से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के हिसाब से, ठीक, प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन दिया होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है। अगर एक सस्ती कलम खरीदिएगा तो उसका मूल्य जो है 1.5 रुपये है, लेकिन आपने कितना खरीदा है, x खरीदा है, ठीक है। एक महंगी कलम का मूल्य जो है आपका 2 रुपया है, कितना है 2 रुपया, लेकिन आपने महंगी कलम कितना खरीदा है इतना, और टोटल कितना खर्च हुआ है इन दोनों को मिलाकर, सस्ती और महंगी को मिलाकर 60 रुपया। तो इसके अनुसार आपका ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, ये आपका समीकरण लीनियर इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। ध्यान सुनिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पूरे डाटा लिख देना है जो जो दिया है। यहाँ पर सस्ती कलम x है और एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.50 रुपया, तो एक का मूल्य है ना, तो हमारे पास कितना है x हुआ है, तो इसलिए x में गुना। उसके बाद महंगी कलम का जो मूल्य है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, लेकिन महंगी कलम की संख्या कितना है इतना है, तो इसमें क्या कह दिए 2 से गुना। यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ पर 2 डिजिट है, वो भी दोनों अलग अलग, वो भी दोनों क्या है, दोनों जाति अलग अलग है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या देना है, ब्रैकेट घर बनाना जरूरी है। अब देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो डायरेक्ट हम इसको उधर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। हम उसको उधर उसी डिजिट को भेजते हैं कि एक जाति अलग एक जाति अलग, जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल अलग रहेगा और जो कांस्टेंट है जो अलग रहेगा, ठीक। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1.50x इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। जैसे घर के बाहर कोई अतिथि रहता है, घर के बाहर दरवाजे पर अगर कोई अतिथि खड़ा है तो जैसे ही घर में जाएगा तो सभी व्यक्तियों से मिलता है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा सभी व्यक्ति से मिलेगा, उसी तरह से ये जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा सभी व्यक्ति से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 35 गुना 2, माइनस है तो माइनस, x गुना 2 इक्वल टू कितना है 60। अब देखिए x वाला यहाँ पर भी है, x वाला यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं 1.50x माइनस 2x इक्वल टू, ये 60 है तो 35 दूनी 70 प्लस में तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 0.50x इक्वल टू, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, ठीक। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 50x बटा में कितना हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, माइनस 10। अब देखिए ये नीचे भागा में तो उधर गुना में, ये ऊपर में गुना में तो नीचे भागा में, और माइनस दोनों तरफ है तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10 गुना 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 50, वो भी माइनस 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 कैंसिल, और ये 50 से कितना बार कटेगा 2 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। तो आपका सस्ती कलम की संख्या कितना हो गया 20, तो महंगी कलम की संख्या कितना हो जाएगा माइनस कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि आप बताइए कि सस्ती कलम की संख्या कितनी है और महंगी कलम की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। नहीं, क्वेश्चन बोला कितनी महंगी कलम खरीदी गई, तो महंगी बोला है तो महंगी 15, और सस्ती बोलेगा तो 20। दोनों आपका आ गया, दोनों वैल्यू आपका सामने। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर कि एक त्रिभुज के तीनों कोण जो है 2:3:5 दिया है। मतलब ये पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, तीनों कोण दिया है, अनुपात में है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि अनुपातिक कोण बराबर कितना है x। लेकिन सबसे पहले हमको जानना होगा त्रिभुज के बारे में। तो लीजिए पहले ये है त्रिभुज, ट्रायंगल, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे ए बी सी। त्रिभुज के तीन कोण 1 2 3, 1 2 3। तो आपके देखिए त्रिभुज जैसे ही बोला तो आपके त्रिभुज का प्रॉपर्टी जो है याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीन कोण होता है, तो तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 180 डिग्री याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखे माना कि अनुपातिक कोण का मान कितना है x है, तो पहला एंगल 2 में है, तो ये 2:3:5 है। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात जो है एक सरलतम भिन्न का रूप है। जैसे कैसे, ये 10 बटा में कितना दिया है 15। ठीक, तो हम इसको, ये भिन्न है तो सरलतम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, इसको कटा देते हैं, छोटा से छोटा जो अंतिम बार, अब अधिक से अधिक नहीं कटाया जा सकता। 5 से 2 बार में कट गया, कितना होगा 3 बार में, तो 2 बटा में कितना आ गया, तो ये हो गया 2:3। तो ये जो भिन्न है पूरे के पूरे सरलतम रूप में आ गया। तो ये सरलतम भिन्न का ही एक रूप है, क्या है ये अनुपात, इस तरह से लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन संख्या था जिसको हमने क्या कर दिया, कटा दिया, इसीलिए कटाए तब ऐसा आया। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई वैल्यू होगा जो हमको पता नहीं है कितना था। यहाँ पर जैसे 10/15 था, तो हमने इसमें भी से 5 से भागा दे दिया और इसमें भी 5 से, मतलब ये कॉमन संख्या क्या था 5 था। अगर 5 से दोनों में फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या आ जाएगा, वही मेरा आ जाएगा पहले जो था। लेकिन यही जो कॉमन संख्या है हमको पता नहीं है। इस कॉमन संख्या को पता करने के लिए हमने संख्या क्या माना x, हमको पता नहीं है वो कॉमन संख्या क्या है, उसमें जो ये कोण का जो अनुपात में दिया है, इसका जो अनुपात के रूप में जो ये आया है, इसमें ऐसा क्या कॉमन डिजिट था जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो पहले का जो रूप था वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ठीक, 30 60 90 था। अगर हम इसको कटाएंगे तो 30 से कट जाएगा, 30 से 30, 30 दूनी 60, 30 3 90। ठीक है, तो 1:2:3 के रूप में आ गया। तो हमको अगर हम एंगल के रूप में दे देगा, कहेगा कि इतना का अनुपात में है, लेकिन तीनों एंगल का मान ज्ञात है, तो हमको पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कटाए हैं 30 से, सब में 30 से भागा दिए, अगर पूर्ण हम इसमें 30 से गुना कर दें, 30 से गुना अगर हम कर देते हैं तो हमारा पहले वाला रूप आ जाएगा। कीजिए 30 30 दूनी का 60, 30 3 90। मतलब कि पहला एंगल जो क्या था 30 डिग्री था, दूसरा एंगल क्या था 60 डिग्री था, तीसरा एंगल कितना था 90 डिग्री था। ठीक है, तो वो कॉमन जो संख्या है हमको पता नहीं है कि वो कॉमन संख्या क्या है। ठीक है, जो सब में शामिल था उस संख्या को तो यहाँ पर कटा दिया गया, पता नहीं था, तो वो संख्या क्या था x था। तो माना कि अनुपातिक कोण क्या हो गया x है। तो पहला कोण बराबर कितना 2x, 2 है तो 2x, दूसरा कोण बराबर कितना 3 है तो 3x। ठीक है,
और तीसरा कोण बराबर कितना 5x। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए तीन कोण कितना है 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये देखिए लीनियर इक्वेशन आ गया, ये जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 5 कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 180। अब यहाँ से x का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना में तो भागा में 10, तो 0 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हम 18 से गुना कर देते हैं तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा। तो पहला कितना आ जाएगा 2 गुना 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। पहला कोण कितना है 36 डिग्री का। दूसरा 3 गुना 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री का। तीसरा कितना हो जाएगा 5 गुना 18 इक्वल टू कितना 90। अब इन तीनों को जोड़कर आप देख लीजिए कि अगर 90 आता है 180 आता है तो हमारा सही है, अगर 180 नहीं आएगा तो गलत है। 180 अगर नहीं आता है तो गलत है, इसलिए कि मैंने माना है कि तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब तीन कोण निकाल दिए, अगर तीनों को जोड़ने पर अगर 180 नहीं आता है तो हमारा जो वैल्यू है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है और क्या है महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बिल्लू के पास 2 रुपया 3 रुपया और 5 रुपया के कुल जो है 160 सिक्का है। यहाँ पर 2 रुपया 1 रुपया और 5 रुपया के कुल सिक्के बराबर कितना 160। ठीक है, कुल सिक्के कितना 160 और इन सब का मिलाकर कुल मूल्य बराबर कितना है 300 रुपये। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आपके पास जो है 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का दे दिया गया है। सिक्का एक छोटी सी थैली में बांधकर, और कहा गया उसमें टोटल जो है 160 रुपये 160 सिक्का है, सॉरी 160 सिक्का है। तो 160 सिक्का है और कुल मिलाकर आपका 300 रुपये। लेकिन ये नहीं बताया गया उसमें 1 रुपये का कई सिक्का है, 2 रुपये का कई सिक्का है और 5 रुपये का कितना सिक्का है, ये आपको बताया नहीं गया। वो डायरेक्ट बोला गया ये झोली लो, इसमें टोटल 160 वो सिक्का है और उसमें सिक्का जो है 1 रुपये का होगा, 2 रुपये का होगा और 5 रुपये का होगा, और टोटल जो है 300 रुपया है। कितना है 300 रुपया, अगर रुपये में काउंट किया जाए तो 300 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि 1 रुपये के उसमें कई सिक्का है, 2 रुपये का कई सिक्का है, 5 रुपये के कई सिक्का है। तो ये आपको तो झोली में जो दिया है वो खोल कर निकाल कर उसको काउंट करना पड़ेगा। चले देखते हैं, अरे 1 रुपये का कई सिक्का होगा, 5 रुपये का कई सिक्का होगा, 2 रुपये का कई सिक्का होगा। ठीक, लेकिन मैथमेटिक्स अगर जानते होंगे तो खड़े खड़े देखते देखते इसे बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के, मतलब सभी की संख्या पूछ रहा है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्के की संख्या की तिगुनी है, अगर 5 रुपए का सिक्का जितना है उससे 3 गुना 2 रुपए का सिक्का है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, यदि 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी,
तो तिगुनी, चारगुनी, पांचगुनी जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू जो है हम x मान लेंगे। ठीक है, का के की तिगुनी, चारगुनी या c रहेगा किसके साथ जुड़ा है? 5 के साथ, तो हम 5 की संख्या x मानेंगे। 5 रुपए के सिक्के x मानेंगे। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी लगा रहेगा उसको संख्या x मान लेना, चाहे y में कोई भी वेरिएबल मान। तो यहां पे लिखेंगे माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? x है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3x। 3 गुना कर रहा है ना, 3x मतलब 3 गुना x। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़कर टोटल में से हटा देंगे तो आ जाएगा। सिंपल सी बात, मतलब कि दोनों को जोड़कर और दोनों को जोड़ दिए और टोटल हमारे पास 160 है तो उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस कितना? 3x। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 3 4x। इतना आ गया 1 रुपए की प्रश्न से। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या बोला कि टोटल मिलाकर 300 रुपया होगा। ठीक है, अगर 5 रुपए के सिक्के की संख्या x है, अगर मान लीजिए आपको कहा जाएगा 5 रुपए का 2 सिक्का है, कितना है? 2 सिक्का, तो कितने रुपए हो जाएगा? 5 गुना 2 बराबर कितना? 10 रुपए। 10 रुपए हो जाएगा। तो अब हमारा जो टोटल रुपया जो है, अब रुपये से बात होगा, सिक्का से तो बात हो गया, अब रुपये से बात होगा। टोटल रुपये कितना है? 300 रुपए। तो 300 रुपए कैसे आएगा? अगर 5 रुपए की संख्या x है तो पैसा कितना है? 5 गुना x प्लस 2 रुपए के सिक्का से इतना है तो पैसा में कितना हो जाएगा? 2 गुना 3x प्लस 1 रुपए के सिक्के की संख्या इतना है तो रुपए में कितना हो जाएगा? 1 गुना 160 माइनस 4x हो जाएगा। ये आपका 5x प्लस 6x प्लस 1 से गुना हुआ कितना ही आएगा? 160 माइनस 4x इक्वल टू कितना? 300। ये आपका लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? तैयार हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 x में से 4 कट जाएगा, 6 5 11, 11 में से 4 कटेगा, कितना हो जाएगा? 7x प्लस 160 इक्वल टू कितना? 300। 160 को उधर ले जाइए, 7x बराबर कितना? 300 माइनस 160 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 और यह 4 और 2 में से जाएगा 1, 7x यहाँ भागा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटा में 7 कट जाएगा, कितना? 20 पर x बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो कहने का मतलब कि 5 रुपए की संख्या कितना है? 20 गो है। तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा? 3 गुना 20 60 गो। तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4 गुना 20 इक्वल टू कितना? 160 माइनस 80 इक्वल टू कितना? 80 गो। अब ये सबको जोड़कर देख लीजिए, आपका कितना? 160 गो सिक्का आएगा। 160 सिक्का क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका प्रश्न क्या है, जो आंसर जो निकाले हैं वो सही आया। ठीक है, तो इस तरह से डाटा लेकर आपको बनाना है। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करा। एक व्यक्ति है जिनके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, ठीक। इन तीनों के बीच संपत्ति का बंटवारा करना है। तो संपत्ति कितना कितना देंगे वो यहाँ पर नहीं दिया है, वो अनुपात के रूप में दिया है। तो जैसे कि आप अनुपात जानते हैं, एक भिन्न का सरलतम रूप होता है, ठीक। तो कह रहा है कि 1:2:3। अभी पिछले
कोई क्वेश्चन में पढ़े हैं त्रिभुज के एंगल को अनुपात के रूप में, उसी के जैसे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है, यदि उसकी कुल संपत्ति जो है 2,50,000 रुपया है, तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक है, प्रत्येक संतान के रूप में क्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि अनुपातिक मान क्या है, पहले लिख लेंगे माना कि नहीं, सबसे पहले लिखेंगे कुल संपत्ति, जो डाटा दिया है कुल संपत्ति कितना है, संपत्ति यहाँ पर कुल संपत्ति कितना दिया है, तो कुल संपत्ति जो दिया है 2,50,000 रुपए दिया है। ठीक है, कुल संपत्ति जो दिया है 2,50,000 दिया है, 2.5 लाख दिया है, यहाँ पर 2.5 लाख दिया है, तो इसका मतलब कि 2,50,000 दिया है, 2,50,000 रुपये। 2.5 लाख का मतलब 2,50,000 रुपये। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 1,00,000 रुपया अपने पास रखते हैं अपने खर्चे के लिए। मान लीजिए कि 3 पुत्र है, पूरे संपत्ति का जो बंटवारा कर देंगे, सभी संपत्ति दे देंगे, अपने पास क्या रखेंगे, अपने भी कुछ खर्चा करने के लिए, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पास तो कुछ पैसा रखेंगे। तो पिताजी क्या किए कि अपने पास ये टोटल संपत्ति में से 1,00,000 रुपया जो क्या है अपने पास रख लिए। तो कितना रख लिए, 1,00,000 रुपया, तो शेष संपत्ति बराबर शेष संपत्ति, संपत्ति बराबर कितना हो जाएगा, 2,50,000 में से 1,00,000 रुपया घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपया। इतना रुपया बच गया है, और इसी रुपया में से 3 पुत्रों में क्या करना है, बांटना है। एक को 1 अनुपात में, एक को 2 अनुपात में, एक को 3 के अनुपात में बांटना है। इतना ही दिया है ना, हाँ, 1 2 3 के। समझ गए बात, समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि इसको इक्वेशन के रूप में कैसे तैयार करें। ध्यान समझिएगा, एक पिता के पास टोटल इतना रुपया था, ठीक, उसने क्या किया, 1,00,000 रुपया अपने पास रख लिया। जब उस 1,00,000 रुपये में से बंटवारा नहीं होगा, जो 1,00,000 रुपये अपने पास रखे हैं उसमें से बंटवारा नहीं होगा, ठीक है, जो शेष संपत्ति बच जाएगी उसी में से बंटवारा होगा। इसलिए कि वो तो अपने पास रखे अपने खर्च के लिए, और 3 पुत्र में बांटना है, तो इसी को बांटना है। 2,50,000 में से 1,00,000 घटा दिए, 1,50,000 रुपया को 3 पुत्रों के बीच में क्या करना है, बांट देना है। तो माना कि अनुपातिक मान बराबर कितना, x। तो पहले पुत्र के संपत्ति, पहले पुत्र का संपत्ति बराबर कितना, x, दूसरे पुत्र के कितना, 2x, तीसरे कितना, 3x। प्रश्न सही दिया है। तो चलिए टोटल संपत्ति कितना, x प्लस 2x प्लस कितना, 3x इक्वल टू कितना, 1,50,000। 1,50,000 जोड़ लीजिए, 2 3 3 कितना हो जाएगा, 6, x बराबर कितना है, 1,50,000 रुपये। ठीक, x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा 6, ये गुना में तो कितना हो जाएगा, भागा में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। ठीक है, मतलब कि एक बेटे को 25,000 मिला, किसको मिला, इसको मिला। ठीक है, 1 अनुपात में था ना, ये कितना था, ये 3 व्यक्ति था, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना था, 3 अनुपात में था। तो हमने इसमें जो कॉमन था वो हमको पता नहीं था, तो हमने कॉमन के लिए क्या किया, x मान लिया। तो x मान लिया, तो x का मान कितना आया, इसका आया 25,000 रुपये। ठीक, इसका कितना आया, 2 गुना 25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा, 2 गुना 25,000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75,000 रुपये। अब ये सबको मिलाकर जोड़ के देख लीजिए, 1,50,000 रुपया अगर आएगा तो आपका सही है, और नहीं तो आपका गलत है। इसलिए कि 1,50,000 में ही बंटवारा करना है तीनों पुत्र का। कभी भी प्रश्न में ध्यान रखिए कि अनुपात के रूप में अगर दे तो x मान लेना है, और सब में x से गुना कर लेना, इसलिए कि इसका एक कॉमन भाग जो है कट चुका है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें कॉमन मान x मानकर सब में
क्या कर दिया, x से गुना कर दिया। इसमें गुना किए तो x आया, इसमें गुना किए तो 2x आया, इसमें गुना किए तो 3x आया। बात समझ में है? चलिए अब इसको उतार लीजिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा परीक्षा के दृष्टिकोण से 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कह कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग जो है 231 है। 231 यहाँ पर समझिएगा कि बोला है कि 11 के लगातार 3 गुणज। तो लगातार का मतलब जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसा नहीं, लगातार बोला है ना, तो लगातार मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले वो स्टार्ट हो जाए 8 से, 8 से स्टार्ट होता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 के बाद 12, ठीक है। अगर 8 से स्टार्ट होता है तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, मतलब लगातार होना चाहिए, वो तीनों क्या होना चाहिए, लगातार। तो अगर 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब क्या है, जो 11 के टेबल में आ जाए, जो 11 से कट जाए। तो जैसे मान लीजिए पहला गुणज क्या है, मान लेते हैं ऐसे ही अभी रफ में बता 11, दूसरा कितना 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88। लेकिन हम यहाँ पर बोला है कि 11 के लगातार 3 गुणज, तो सभी गुणज है, तो लगातार 3 गुणज का मतलब हो सकता है कि 55, 66, 67, ये भी हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला गुणज, तो मान लीजिए ये पहला गुणज है, पहला, तो ये दूसरा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज। तो पहला को अगर मान लीजिए हम x मानते हैं कि पहला कितना है, माना कि पहला गुणज क्या है, x है, तो दूसरा गुणज को क्या लिखेंगे हम, x + 1 लिखेंगे, इसलिए कि 1 था तो ये 2 होगा, तो 2 कब होगा, जब 1 में 1 जोड़ेंगे। ये तीसरा गुणज, तो मान लीजिए तीसरा गुणज के क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, x + 2। कैसे लिखेंगे, अगर पहला 1 है तो दूसरा के लिए दूसरा गुणज 1 + 1, तो तीसरा के लिए कितना, 1 + 2, 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3, मतलब तीसरा हो गया। ध्यान से, पहला 3 गुणज लगातार होना चाहिए, 3, 1 2 3 माने, तो मान लीजिए हम 1, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि मान लीजिए पहला 1 है, तो दूसरा का गुणज क्या होगा, 2 होगा, तो 2 कब होगा, जब 1 में इसमें 1 हम जोड़ देंगे तब ये हमारा 2 आएगा, ठीक। तीसरा कब आ जाएगा, जब 1 में हम ये 2 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, तीसरा आएगा, ठीक है। तो माना कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि पहला गुणज बराबर कितना, x, दूसरा गुणज बराबर कितना, x + 1। अगर पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज बराबर कितना, x + 2, x + 2 है। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से 11 का गुणज का मतलब 11 से गुना होना चाहिए। जैसे पहला ये अगर ये 22 है तो इसमें गुना हुआ है, मतलब कि 11 × 2, लगातार पूछा है ना, लगातार, तो हो सकता है कि 22 से स्टार्ट हो, तो ये कितना है, 11 × 3, ये 11 गुना कितना है, 4, तो इस तरह से गुना जाए। तो उसी तरह से पहला गुणज तो 11 × x प्लस दूसरा गुना 11 × x + 1, तीसरा गुणज 11 × x + 2, और सबको जोड़ने पर एक संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, जोड़ने पर कितना, 231, 200 कितना है, 31, 231 है। चलिए इक्वेशन प्रूव कर, तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस, ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 11x प्लस कितना हो जाएगा, 11, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी आएगा और इसमें से गुना होगा, ये इसमें भी गुना होगा और फिर इसमें भी, तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस कितना हो जाएगा, 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 231। अब देखिए 1 2 और कितना हो गया, 1 2 और 3, तो 11 और कितना हो गया, ये 11, तो कितना हो जाएगा कि 33x इक्वल टू, इसको जोड़िए 11 वगैरह कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 33 जो होगा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं,
कितना हो जाएगा 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 1। इसको उधर घटा लेते हैं तो 33x इक्वल टू 2 3 1 माइनस इतना। अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा 8, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 33 x बराबर कितना हो जाएगा 1 9 8 बटा में 33। तो 3 से कटेगा कितना बार में कट जाएगा यहाँ पर 6 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है x का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक तो आपका जो पहला गुणज था कितना था 11x था। पहला गुणज कितना था 11x, इसलिए 11 से इसमें गुना होना चाहिए। ठीक है तो इसमें 11 से हमने गुना कर दिया, समझ गए। दूसरा कितना था x प्लस 1 था। ठीक और तीसरा कितना था x प्लस 2 था। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 11 गुना कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 66। मतलब 11 का टेबल में 66 से स्टार्ट था, 66 77 और कितना 88। और दूसरा कितना हो जाएगा 11 6 प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 गुना 7 इक्वल टू 77। और ये कितना हो जाएगा 11 6 प्लस 2 इक्वल टू 11 प्लस 11 गुना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। ये तीनों आपका मान आ गया। इस तरह से 8 नंबर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। अगला क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्या है 9 नंबर का है कि जो संकुल है संकुल संसाधन केंद्रीय मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और विजेता को छोड़कर सभी जो प्रतिभागी उसमें जो शामिल हुए हैं उनको 1 कलम दिया जाता है। अगर कुल छात्रों के बीच कुल छात्र कितना है कुल छात्र जो है आपके 100 और पुरस्कार कितना कुल कलम कुल जो कलम की संख्या है 120 कलम दिए गए हैं। तो कह रहा है कि विजेताओं की संख्या देखिए जो स्कूल है उसमें एक प्रतियोगिता हुआ जिसमें कहा गया कि जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं छात्र वो टोटल कितने हैं 100। तो 100 में से कुछ जो है विजेता हुए और कुछ जो है विजेता नहीं हुए। ठीक है किसी ने तो कह रहा है यहाँ पर कि कितने जो है विजेता हैं और इसमें ये कह रहा है कि जो विजेता है उनको 2 कलम और जो विजेता नहीं है उनको कितना 1 कलम। तो माना कि जो विजेता छात्र हैं विजेता छात्रों की संख्या बराबर कितना x। ठीक x है तो उप विजेता छात्रों की संख्या यहां पर लिखेंगे उप विजेता छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा। तो टोटल 100 है और इतना जीते हैं तो 100 में से इसको घटा देंगे तो हमको पता चलेगा ना। जैसे मान लीजिए कि 10 छात्र हैं 10 छात्र इसमें से 4 ने अपने क्लास में जो प्रतियोगिता हुआ तो 4 बच्चों ने अपना क्या हुआ प्रतियोगिता में भाग लिए तो पुरस्कार जीते माने विजेता हो गए। तो कितने उप विजेता हुए तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो वही काम किए कि इतना विजेता हुए तो कितने उप विजेता हुए तो टोटल में से हमने क्या किया विजेता की संख्या को घटा दिया। ठीक है अब प्रश्न से क्या करा प्रश्न से बोल रहा है कि जो विजेता छात्र हैं उनको 2 कलम तो 2 गुना कितना x। मान लीजिए कि 10 छात्र हैं तो 10 छात्रों को 2 कलम देंगे तो कितना 10 गुना 2 प्लस उप विजेता को 1 कलम तो 100 माइनस x उप विजेता है और टोटल कितना 120 कलम। इतना हुआ आपका ये समीकरण तैयार हुआ। जिस लैंग्वेज में बोला तो उसको
ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 100 माइनस कितना x इक्वल टू कितना 120। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में से घट जाएगा x हो जाएगा, ये प्लस में तो उधर माइनस में 120 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। जो आपके विजेता छात्र की जो संख्या पूछा है उनकी संख्या कितने हैं 20 है। ये आपका हो गया आंसर, ये 9 नंबर हो गया खत्म। अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। दोस्तों ने क्या कर कि जो कह रहा है 10 नंबर के रब्बी के पिता की वर्तमान उम्र रब्बी के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जिसके साथ तिगुने 4 गुने लगा रहेगा उसी को x मान लेना है सीधा। यहाँ पर कंफ्यूजन, अरे किसको हम x माने किसको नहीं माने, तो समझ में नहीं आता। तो सिंपल से याद रख लीजिएगा, तिगुना 4 गुना जिसके साथ लगा रहेगा तो उसी को x मान लेते। यहाँ पर लिखा है कि जो रब्बी के पिता है, पिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान उम्र, रब्बी के पिता की जो वर्तमान उम्र है रब्बी के वर्तमान उम्र के तिगुने से, तो माना कि रब्बी का वर्तमान उम्र अपना कितना x वर्ष, रबी के साथ काफी की लगा है ना, रबी के साथ 3 गुना 4 गुना लगा है ना, तो रबी को मानेंगे। जिसके साथ 3 गुना 4 गुना लगा रहेगा या 5 गुना 6 गुना या 10वां भाग या 8वां भाग, उसी को हम x मानेंगे, उसी को वेरिएबल मानेंगे। ठीक, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या बोला है तिगुने से 5 अधिक, तो तिगुना इसको कर दिए और इसमें 5 जोड़ दिए, इतना इसके पिता का उम्र हुआ। ठीक है, प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। प्रश्न से क्या बोला, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 हो जाएगा। उनके उम्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 47 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद बोले, देखिए 5 वर्ष बाद बोले चाहे 5 वर्ष पहले बोले, ठीक, उम्र जो होता है सबका बढ़ता है, किसी का रुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी 27 वर्ष के हैं और आप जो है 20 वर्ष के, 10 वर्ष के, 15 वर्ष के, ठीक है, नहीं आप अभी 12 वर्ष के होंगे। ठीक, हम अगर 27 वर्ष के हैं तो आप 12 वर्ष के, तब 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या होगा, मेरा उम्र क्या होगा, तो उम्र ना मेरा रुकेगा ना आपका रुकेगा, मतलब कि मेरा भी 5 बढ़ेगा और आपका भी 5 बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर यही पूछेगा कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जो था मेरा भी उम्र घटेगा और आपका भी उम्र क्या होगा, घटेगा। तो ये ध्यान रखना है कि उम्र जो है किसी का रुकता नहीं है, इसलिए अगर 5 वर्ष बाद बोले तो दोनों में 5 जोड़ाएगा, अगर 5 वर्ष पीछे का बोलेगा तो दोनों में पीछे घटाया जाएगा। ठीक ना, ये ध्यान रखने वाली बात है हमेशा। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष बाद बोला तो किसमें जोड़ेंगे, 5 वर्ष रबी में जोड़ेंगे, उसके पिता में जोड़ेंगे, ये कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन दूर होगा कैसे कि किसी का उम्र जो है रुकता नहीं है, सबका बढ़ता ही है। तो 5 वर्ष अगर इसका भी बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, ये सोच लेना। अगर इसका 5 वर्ष बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, मतलब दोनों में जुड़ेगा। अगर 3 बढ़ेगा तो तीनों में जुड़ेगा, 4 बढ़ेगा तो चारों में जुड़ेगा। समझ गए? तो 5 वर्ष बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। तो 5 वर्ष क्या होगा, तो इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, ठीक, और इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 47 वर्ष आ गया। जोड़ने पर कितना, 47। अब देखिए x वाले में x के साथ 3 है, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5 10 कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू कितना, 47। इसको प्लस में तो जरा माइनस में, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 47 माइनस 15। तो 4x इक्वल टू इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32/4। ये गुना में दिए भागा में, तो कितना हो जाएगा, 8। x बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो रवि जो है 8 वर्ष का है। यहाँ पर किनका उम्र पूछा है, तो दोनों की वर्तमान उम्र। तो हमने तो ये वर्तमान उम्र को ही माना है,
तो रवि जो है क्या हो गया 8 वर्ष का हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 गुना 8 प्लस 5, तो मतलब कि 24 प्लस 5 इक्वल कितना, ये 29 वर्ष के हो गए। ये हो गया आंसर। ये आपके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, आपका जो पिता का उम्र हो जाएगा उनका 29 वर्ष का, और रवि जो है कितना होगा 8। ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, वहां पर लिखने के ना वहां पर डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। रवि का वर्तमान उम्र बराबर 8 वर्ष, और पिता कितने हो जाएंगे, तो 3x प्लस 5, तो 3 गुना 8 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 वर्ष। 18 24 5 29 वर्ष। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 समाप्त। कितना हो गया समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं किससे के साथ, तो 2.3 के साथ।